एब्री मैकार्टी एंड मैक्लियोड का जो आपका थ्योरी चल रहा था, एब्री मैकार्टी एंड मैक्लियोड का, मैकार्टी एंड मैक्लियोड, तो यहां पे एब्री मैकार्टी एंड मैक्लियोड का जो आप बात कर रहे थे, तो इसमें हो क्या रहा था? क्लियर? इसको थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ ले आते हैं। तो क्या किया था कि जैसे एब्री मैकार्टी एंड मैक्लियोड ने S3 हीट एंड किल वाले का डीएनए निकाला और इस डीएनए को R2 लाइव के साथ में मिक्स कर दिया। उसके बाद जब ये इंसेक्ट किया गया रेड माइस को, तो देखा गया कि कुछ दिन के बाद माइस मर गया। इसको निमोनिया हो गया होगा, इसकी डेथ हो गई। लेकिन मैं आपको पढ़ाया था कि S3 ही है जो कि डिजीज काउज कराता है, R2 को तो कैपेसिटी है ही नहीं कि डिजीज काउज करा सकता है, और S3 हीट एंड किल वाला तो डिजीज काउज करा ही नहीं सकता था। क्लियर? तो इसका मतलब हो गया कि R2 जिंदा था और S3 का तो केवल आप डीएनए लेके आए थे। तो फिर ये R2 कैसे सक्षम हो गया इस माइस को मारने के लिए? तो एक्चुअली अब ये जैसे ही R2 लाइव लिए और S3 का डीएनए लिया, तो ये R2 नहीं रह गया, ये ट्रांसफॉर्म कर जाएगा S3 में। कैसे? तो R2 जो बैक्टीरिया है, तो उसके पास में अपना डीएनए था, जिस डीएनए के पास डिजीज काउज कराने वाला जीन प्रेजेंट नहीं था। यानी इस R2 का जो डीएनए है, इसके पास डिजीज काउज कराने वाला जीन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन ये जो S3 हीट एंड किल वाले का जो डीएनए लाए हो फ्रेगमेंट के रूप में, तो इस फ्रेगमेंट के पास में डिजीज काउज कराने वाला जीन है। तो ये जो डिजीज काउज कराने वाला जीन जो इसके पास में है, ये आकर के इस R2 में इंसर्ट कर गया। क्या कर गया? तो इंसर्ट कर गया, इंसर्ट। तो इंसर्ट जैसे ही किया, तो अब जो ये आपका डीएनए हो गया, यहां पे डीएनए, ये डीएनए आपका R2 का है जो ब्लू से मैं दिखाया, और यहां पे इंसर्ट कर गया डिजीज काउज कराने वाला S3 का डीएनए। तो अब ये S3 का डीएनए, अब ये बैक्टीरिया, ये जो डीएनए, ये जो जीनोम बना, अब ये जीनोम R2 का नहीं रह करके ट्रांसफॉर्म होकर के S3 में कन्वर्ट कर गया। S3 के डीएनए और R2 के डीएनए में क्या अंतर है, ध्यान से दिखाते हैं आपको। S3 का जो डीएनए है, ये डीएनए है, ध्यान से देखिए, और R2 का जो डीएनए है वो ये डीएनए है। मतलब ये ब्लू और ये ब्लू कॉमन है, लेकिन इस S3 के पास में एक एक्स्ट्रा जीन है जो कि डिजीज काउज कराता है। तो यदि ये वाला जीन इसमें हम लेकर के इंसर्ट करवा दे, तो ये R2 का जीनोम नहीं होकर के किसका जीनोम हो जाएगा? तो S3 का जीनोम हो जाएगा। वही बात यहां पे क्या हुआ कि R2 लाइव में जैसे आपने S3 का डीएनए डाला, तो R2 लाइव के डीएनए के अंदर S3 का डिजीज वाला जीन चला गया। तो इस कारण से क्या हो गया, ये जो R2 है, ये R2 बैक्टीरिया जो है, ये R2 बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म कर गया, R2 बैक्टीरिया जो है ये ट्रांसफॉर्म कर गया किस में? तो ये S3 बैक्टीरिया में। इसको एक सिंपल समझाने का भी तरीका दिया कि R2 का ये ब्लू वाला डीएनए, ये डीएनए तो S3 के पास में है ही, लेकिन S3 के पास में कुछ एक्स्ट्रा जीन है जो कि ब्लैक से दिखा दिया। तो यदि ये वाला जीन यदि इसके अंदर चला जाएगा, तो ये R2 का डीएनए नहीं होकर के किसका हो जाएगा? S3 का हो जाएगा। तो यानी R2 ट्रांसफॉर्म किसमें कर जाएगा? S3 में, और S3 को डिजीज काउज करने की कैपेसिटी तो डिजीज काउज करवा देगा। तो कंक्लूजन बड़ा क्लियर था कि जब S3 का हीट एंड किल डीएनए R2 के अंदर डाला गया, तो R2 उस डीएनए को मिक्स किया गया, तो R2 उस डीएनए को पकड़ लिया
और पकड़ने के बाद R2 बैक्टीरिया से वो H3 में ट्रांसफॉर्म हो गया, इसके कारण से डिजीज हुआ। तो इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों डिजीज हुआ। H3 हिट एंड किल को जब R2 लाइव के साथ में मिलाया तो डिजीज क्यों हुआ, तो डिजीज इसलिए हुआ कि H3 हिट एंड किल का जो डीएनए है वो R2 लाइव के अंदर इंसर्ट कर गया, जिसके कारण R2 ट्रांसफॉर्म कर गया किसमें, H3 में। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें? अभी तक हम लोगों ने जो प्रूफ किया वो प्रूफ किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूं कि क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन भी सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो मैं नहीं प्रूफ करने जा रहा हूं, टेलर प्रूफ किया है, मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, राइट। यहाँ पे क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन इज द सेमी कंजर्वेटिव, ये प्रूफ किया है कौन, तो टेलर। और टेलर ऐसे भी आपको याद रहेगा, टेलर मास्टर जो हम लोग के कपड़े उपड़े सीते हैं, तो उनसे याद रखिए टेलर साहब। और टेलर साहब के पास खुद क्रोमोसोम होगा, और वो क्रोमोसोम जो होता है वो आपका क्या होता है कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेट करता है, इसी को प्रूव करना है। तो क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन इज द सेमी कंजर्वेटिव, इसको प्रूव किया टेलर। और टेलर एक्सपेरिमेंट किस पे किया, तो भिसिया फेवा के रूट पे किया था। रूट टिप बोल सकते हैं, बेस्ट होगा रूट टिप बोल दीजिए, इसलिए क्योंकि मैं आपको पहले पढ़ा रखा हूं कि यदि एपिकल मेरिस्टेम की बात बोली जाएगी तो प्लांट में जो सेल हमेशा डिवाइड करता है, प्लांट का ऑलवेज डिवाइडिंग सेल जो होगा वो मेरिस्टेम होगा, मेरिस्टेम होगा। और इसमें से मेरी हटा दीजिएगा तो एनिमल का सेल हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो प्लांट में पूछेगा कि कौन सा सेल है जो हमेशा डिवाइड करता था, तो मेरिस्टेम प्लांट में। और इसमें से मेरी हटा दीजिए तो केवल बचा स्टेम, तो बोले एनिमल में कौन सा सेल हमेशा डिवाइड करता था, तो स्टेम सेल। क्लियर हो गया? तो इसलिए करके चूंकि जहां सेल डिवाइड करेगा वहीं पे क्रोमोसोम भी बढ़ेगा या डीएनए का कॉपी नंबर बढ़ेगा। यदि सेल डिवाइड नहीं करेगा ना तो क्रोमोसोम का नंबर बढ़ेगा, क्योंकि क्रोमोसोम ही डीएनए का बना होता है। क्रोमोसोम बना हुआ किसका है, डीएनए का। तो सेम ही चीज है एक तरीके से, लेकिन हम यहाँ पे क्रोमोसोम को प्रूव करने जा रहे हैं कि क्रोमोसोम का भी रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो इसका मतलब होगा जहां सेल डिवाइड करेगा वहीं क्रोमोसोम भी डबल होगा, वहीं क्रोमोसोम का नंबर बढ़ेगा, डीएनए का नंबर बढ़ेगा। तो इसलिए आपको ऐसा सेल लेना है जहाँ पे कि वो डिवाइडिंग सेल हो। तो इसलिए हमने ले लिया भिसिया फेवा का रूट टिप ले लिया, उसी को भिसिया फेवा को फेवा बीन्स भी बोलते हैं। अब लेबलिंग एजेंट जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो H3TDR। अब ये जो है ट्राइटिएटेड थाइमिडीन है। अब यहाँ पे थाइमिडीन का मतलब हो गया कि थाइमिन का न्यूक्लियोटाइड यूज किया गया। अब ये जो थाइमिन है ये केवल डीएनए में मिलेगा, आरएनए में नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो आप बेस लिए हो रेडियो लेवल बेस, ये रेडियो लेवल बेस केवल लेवल कर देगा किसको, तो डीएनए को। केवल लेवल किसको कर देगा, डीएनए को। आरएनए को लेवल नहीं करेगा। और कोई भी क्रोमोसोम होगा तो उसमें वो क्रोमोसोम बना हुआ होगा किसका, तो उसमें डीएनए होगा, और डीएनए लेकिन बहुत ज्यादा होगा, मोर अमाउंट में होगा। लेकिन उसमें आरएनए भी होगा लेकिन बहुत कम होगा। क्यों हो गया? उसमें आयंस भी होंगे जो उसको एक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, उसमें प्रोटीन भी होगा। इतनी चीज से मिलकर बना हुआ है। तो हम लेकिन उस क्रोमोसोम के केवल डीएनए को लेबल कर रहे हैं। यानी ये भी कह सकते हो कि भिसिया फेवा के रूट टिप के सेल का केवल डीएनए को लेबल किया जा रहा है, और इस सेल में आरएनए भी होगा। तो हम इस सेल के आरएनए को लेबल नहीं कर रहे हैं और करना भी नहीं चाहते हैं, हम करना चाहते हैं डीएनए को। तो इसलिए करके हमने क्या ले लिया, H3TDR। H3TDR ठीक हो गया। इसका फुल हो गया ट्राई, ट्राई मतलब 3 हो गया, टिएटेड। और थाइमिडीन, थाइमिडीन का मतलब हो गया थाइमिन बेस का न्यूक्लियोटाइड। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे क्लियर कर दिया कि ये आपका क्या हो गया कि हम डीएनए को ही लेबल करना चाह रहे हैं, इसलिए करके बेस ले लिया है, रेडियो लेबल बेस है ये H3TDR। ये रेडियो लेवल है। क्लियर हो गया? ये रेडियो लेवल है, ये आपका रेडियो लेवल एजेंट है ये। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि इस एक्सपेरिमेंट को आगे ले जाकर के प्रूव करना है। कैसे प्रूव? तो सबसे पहला क्या टारगेट मेरा है कि क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, इसको हमको प्रूव करना है। तो उसके लिए उसको प्रूव किसने किया, तो टेलर साहब ने प्रूव किया। एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया, तो भिसिया फेवा के रूट टिप के ऊपर किया। रूट टिप क्यों लिया, तो रूट टिप में ही मेस्मेटिक सेल होगा जो डिवाइड करता रहेगा। तो जहां सेल डिवाइड करेगा वहीं क्रोमोसोम भी डिवाइड करेगा, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ेगा।
तो इस जगह रूट टिप ले लिया, उसी को फेवियाविन्स भी बोलते हैं। और लेबलिंग एजेंट जो रेडियो लेवल जो उसने लिया है वो लिया S3TDR, दिस वन इज द रेडियो लेवल। ये रेडियो लेवल आपका थायमिन हो गया, क्लियर हो गया। इस थायमिन को क्या बोलेंगे, रेडियो लेवल थायमिन। तो आपको पूछेगा कि टेलर जो क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव प्रूफ किया, उसने लेबलिंग एजेंट के रूप में क्या लिया, रेडियो लेवल या नॉन रेडियो लेवल। तो रेडियो लेवल थायमिन, रेडियो लेवल थायमिन लिया उन्होंने, रेडियो लेवल थायमिन, रेडियो लेवल थायमिन उन्होंने लिया। तो उन्होंने यूज किया रेडियो लेवल थायमिन। उनका यूज रेडियो लेवल थायमिन करने के पीछे एक ही पर्पस था कि केवल क्या लेवल हो, डीएनए लेवल हो, इसीलिए क्या उन्होंने रेडियो लेवल थायमिन लिया। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर करिएगा। तो यहाँ पे अब इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग आगे कर रहे हैं, अब यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को जब हम लोग आगे करेंगे, अच्छा यहाँ पे वो रेडियो लेवल थायमिन लिया, तो इनको यदि देखना पड़ेगा तो किस इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी में। क्योंकि रेडियो लेवल किसी भी मॉलिक्यूल को या किसी भी सब्सटेंस को आपको यदि बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आएगा ऑटो रेडियोग्राफी। उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को ही हम लोग देखने के लिए यूज करते हैं। क्लियर हो गया। आइए अब यहां से इस एक्सपेरिमेंट को, इनके एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं। ये कैसे एक्सपेरिमेंट को आगे किए हैं उसके विषय में हम लोग आपको क्लियर करते हैं। आइए, तो यहाँ पे सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, भेसिया फेवा के रूट टिप को लिया और रूट टिप को लेने के बाद रूट टिप को उन्होंने लिया, भेसिया फेवा के रूट टिप को उन्होंने लिया। ये सपोजिट उनका रूट टिप था, भेसिया फेवा का रूट टिप। ये आपका भेसिया फेवा का रूट टिप लिया, क्लियर हो गया। भेसिया फेवा रूट टिप उन्होंने लिया और इसको ग्रो करवा रहे हैं, इस रूट टिप को ग्रो करवा रहे हैं मीडियम में। उस मीडियम में दिया हुआ है S3TDR, S3TDR। तो यहां पे हो गया कि S3TDR दिया गया, तो ये रेडियो लेवल थायमिन हो गया। क्लियर हो गया, तो S3TDR डाला गया। अब क्लियर हो गया, तो इसको ग्रो करवा रहे हैं हम लोग S3TDR में। सेवरल टाइम ग्रो करवा दिया, सेवरल टाइम्स के लिए ग्रो करवा दिए इसको। क्लियर हो गया, तो सेवरल टाइम्स के लिए जब इसको ग्रो करवाए होंगे, तो अब जैसे आपका सेल डिवाइड करना चाहेगा तो पहले वो क्रोमोसोम का क्या करेगा, कॉपी करेगा। तो यहाँ पे जब सेवरल टाइम ग्रो करवाए तो यहाँ पे क्रोमोसोम का ऐसे आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हम आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं ताकि कुछ चीजें आपको पहले यहाँ क्लियर हो जाए, तब आपको पता चल जाए कि इंस्ट्रूमेंट में भी ये चीजें क्लियर हो जाएगी। ये आपको हम दिखा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा आपको दिखता नहीं है जब तक कि फाइनल आप काम नहीं कर लेते हो। कोई भी रिसर्च का यही होता है कि रिसर्च 0 हुआ कि 1 हुआ, जो गेट में आप लोग पढ़ते हैं बुलियन अलजेब्रा, कि उसमें या तो 0 होगा या तो काम नहीं होगी या तो सिग्नल 1 होगा। क्लियर हो गया। यहां रिसर्च में भी वही होता है, लेकिन रिसर्च में तब आपको पता चलता है जब आप फाइनल स्टेप पे होते हैं। बीच में कहीं आपको नहीं पता चल रहा है कि आपका एक्सपेरिमेंट सही डायरेक्शन में जा रहा है या गलत डायरेक्शन में जा रहा है। जब आप उसका फाइनल वर्क करने लगते हैं तब पता चलता है। यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये चीज आपको दिखेगा ही नहीं जब तक आप फाइनल काम नहीं कर सकते। ये आज आपको समझाना हमको इसलिए आसान हो गया कि आप जैसे सोचिए कि अपना जो मंगलयान जा रहा था, तो उस मंगलयान पे काम बहुत दिन से हो रहा था, चंद्रयान जो था आपका, तो वो आपका काम बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन कब पता चला कि ये काम गलत था, गलत डायरेक्शन में चला गया था, जब उनका फाइनल प्रोजेक्शन होने लगा तो उस जगह पे पता चल गया कि इसमें कहीं ना कहीं गलतियां रह गई। बीच में नहीं पता चलता है, नहीं तो बीच में सुधार लिया जाएगा। कुछ चीजों में बीच में थोड़ा बहुत पता चलता है, आगे वाले डाटा से देख करके तो आदमी वहां सुधारता है, लेकिन रिसर्च का यही दुर्भाग्य है कि वो फाइनल में पता चलता है कि आपका 0 हो गया या 1 हो गया। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये डाटा हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको दिखेगा नहीं जब तक कि आप इसको ऑटो रेडियोग्राफी मशीन के अंदर इस डाटा को पुट नहीं कर दीजिए, इस सैंपल को पुट नहीं कर दीजिए। लेकिन चलिए हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले एक क्रोमोसोम रहा होगा और वो क्रोमोसोम अब क्या हो गया कि डबल क्रोमेटिड स्टेट में आ गया, और ये जो डबल क्रोमेटिड स्टेट में जो क्रोमोसोम आया है, तो सब स्टैंड जो इसके हैं उसमें रेडियो लेवल थायमिन प्रेजेंट है, S3TDR प्रेजेंट है।
सारे स्टैंड में, जो कि आपको दिखेगा नहीं। क्लियर हो गया? तो यहां पे आपने रेडियो लेवल थायमिन लिया है, ये रेडियो लेवल थायमिन लिया है, रेडियो लेबल्ड थायमिन। अब इसको क्या कीजिए, इसी भिसिया फेवा के रूट को यहां से निकाल लीजिए और निकालने के बाद नॉर्मल थायमिन में ग्रो करवाइए। तो कहने का मतलब ये जो क्रोमोसोम आपका यहाँ पे है जिस सेल में, उस सेल को वहां से निकाल लिए और निकाल करके आप क्या कर रहे हो कि नॉर्मल थायमिन में ग्रो करा रहे हो, वो थायमिन में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब आप उसको नॉर्मल थायमिन पे ग्रो करवा रहे हो। क्लियर करना थोड़ा, अच्छा क्लियर एकदम साफ करिएगा। यहाँ पे आप इसको क्या कर रहे हो, अब जो लेवल आप थायमिन ले रहे हो तो नॉर्मल थायमिन, अब यहाँ पे जो थायमिन आपको यूज किया जा रहा है वो नॉर्मल थायमिन है आपका, नॉर्मल थायमिन, ये आपका है नॉर्मल थायमिन। क्लियर हो गया? और कुछ समय के बाद जब देखा गया तो ये दिखेगा आपको ऑर्थो रेडियोग्राफी में। फिर मैं बोल रहा हूं कि आपको ये नेकेड आई से दिखेगा नहीं, लेकिन आपको आसान करने के लिए हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि जब देखा गया तो इस तरीके से आपका दिख रहा है, इस तरीके से आपका क्रोमोसोम दिख रहा है। मतलब एक बैंड दिख रहा है रेडियो लेवल्ड और एक जो आपका बैंड है वो नॉन रेडियो लेवल दिख रहा है। एक ब्लैक वाला क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव रेडियो लेवल, और ये ब्लैक वाला रेडियो लेवल, और ये जो ब्लू वाला ये नॉन रेडियो लेवल। तो यहाँ से 4 क्रोमोसोम बना है और चारों क्रोमोसोम में देखा जा रहा है कि एक बैंड जो है वो रेडियो लेवल है और एक बैंड जो है वो नॉन रेडियो लेवल है। तो यहाँ पे चारों में आप देख रहे हो कि एक बैंड रेडियो लेवल है और एक बैंड जो है आपका नॉन रेडियो लेवल है। 4 क्रोमोसोम बना, 1 2 3 और 4। तो ये तो आपको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखा दिए, एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करके वहां नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे जैसे ही आप एक्सपेरिमेंट किए, नॉर्मल थायमिन में इसको ग्रो करवाए भिसिया फेवा के रूट को, अब ग्रो करवाने के बाद इसको क्या करेंगे, आइसोलेट करके और ऑटो रेडियोग्राफी मशीन में ले आएंगे। तो ये जो आपका नॉन रेडियो लेवल बैंड होगा ये लाइट कलर से दिखेगा। ये किस कलर से दिखेगा, तो लाइट कलर से। और जो रेडियो लेवल वाला होगा वो डार्क बैंड दिखेगा, एकदम डार्क। रेडियो लेवल वाला वहां पे क्या होगा, ब्लैक दिखेगा। एक्सरे फिल्म पे यदि आप देखोगे तो ये ब्लैक दिखने लगेगा, ये वाला ब्लैक, रेडियो लेवल वाला आपको ब्लैक दिखने लगेगा और नॉन रेडियो लेवल वाला क्या होगा, आपको डार्क दिखेगा। तो यही जो हो रहा है कि एक बैंड लाइट दिख रहा है और एक बैंड डार्क दिख रहा है। तो इससे यही पता चल रहा है कि जो डार्क वाला बैंड है वो रेडियो लेवल है, तो यानी ओल्ड बैंड है, और जो लाइट बैंड वाला है वो आपका क्या हो गया, न्यू बैंड हो गया। तो एक लाइट और एक डार्क ये इंडिकेट कर दे रहा है कि जो क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन भी जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है, यानी एक बैंड ओल्ड होता है और एक बैंड न्यू होता है। और ये तो वही चीज है, जैसे एक क्रोमोसोम यदि है तो क्रोमोसोम डीएनए का ही बनाता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन यदि सेमी कंजर्वेटिव है तो क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन भी सेमी है। लेकिन यहाँ से पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि आपको पूछता है पहला कि क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, इसको किसने प्रूव किया, तो आपका किसने, टेलर मास्टर जो कपड़ा हम लोग के सीते हैं, टेलर ने प्रूव किया। क्या लिया, तो भिसिया फेवा का रूट टिप लिया। लेबलिंग एजेंट क्या लिया, तो एस्टेरी टीबिया लिया। ये क्या है, तो रेडियो लेवल थायमिन। क्लियर हो गया? अब ये लेकर के उस मीडियम में सेवरल टाइम्स तक ग्रो करवा दिया, किसके रूट के टिप के, तो भिसिया फेवा के रूट टिप को। ग्रो करवाने के बाद क्या किया कि इस सेल को ट्रांसफर कर दिया ऐसा मीडियम में जहां पे नॉर्मल थायमिन था। अब नॉर्मल थायमिन में जब ग्रो करवाया गया और इसके बाद यहां से क्रोमोसोम आइसोलेट करके ऑटो रेडियोग्राफी में देखा गया, तो देखा गया कि एक बैंड डीप ब्लैक आ रहा है, एकदम ब्लैक कलर का, और एक बैंड जो आ रहा है वो लाइट आ रहा है। तो ब्लैक वाला ये बता रहा है कि वो रेडियो लेवल है और लाइट वाला बता रहा है कि नॉन रेडियो लेवल। तो ब्लैक जो रेडियो लेवल है वो तो ओल्ड वाला स्टैंड है, क्योंकि हमने शुरू में ही इसको बनाया था, तो ये ओल्ड स्टैंड मेरा हो गया। ये जो ब्लैक वाला आपका दिख रहा है, ये ब्लैक वाला जो आपका दिख रहा है, तो जितने भी ब्लैक वाला दिख रहा है तो ये ओल्ड स्टैंड मेरा है, ओल्ड स्टैंड, ओल्ड क्रोमेटिड भी बोल सकते हो। क्लियर हो गया? ये ओल्ड वाला। और न्यू वाला जो बनेगा वो नॉन रेडियो लेवल बनेगा, तो एक ओल्ड एक न्यू। तो इस पता कैसे चल रहा है, ये डार्क एंड लाइट, डार्क वाला हमेशा ओल्ड वाला हो जाएगा और लाइट वाला हमेशा क्या हो जाएगा, लाइट वाला जो होगा न्यू वाला होगा। इस तरीके से ये पता चलता है कि क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन भी सेमी कंजर्वेटिव। क्लियर हो गया? चलिए आइए,
एक और हम लोग चार्गप्स का रूल ऐसे पढ़ा रखे हैं आपको, आपका ये बायो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का सारा चीजें बायो मोलिकुल में पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी हम कर दे रहे हैं ताकि कुछ नए बच्चे देख रहे होंगे तो उनके क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए कि हम आपको यहाँ पे कर दे रहे हैं। चार्गप्स का रूल कभी भी जिंदगी में याद मत करना, ये खुद से डिजाइन किया जाता है। चार्गप्स के रूल को खुद से डिजाइन कर दीजिए, मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने इसको बना सकते हैं। केवल जो बोलेंगे उतना केवल आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है चार्गप्स के रूल में कि एक डीएनए बनाना है, पैरेलल होता है कि एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल होता है। तो एक स्ट्रैंड को यदि हम लोग 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिख दे तो दूसरा स्ट्रैंड को क्या लिखना पड़ेगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो दूसरा स्ट्रैंड को हमको लिखना पड़ेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। दूसरा स्ट्रैंड को हमको लिखना पड़ेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। एंटी पैरेलल हो गया कि पैरेलल हो गया? बस ध्यान ये रखना कि आप यहां पे जो बेस लिखोगे तो दो ही बेस लिखना, एडेनिन और ग्वानिन, और दोनों का नंबर कभी सेम नहीं करना। जैसे हमने यहां पे लिख दिया 3 एडेनिन, तो इससे ज्यादा तुम ग्वानिन लिख दो या इससे कम ग्वानिन लिख दो। तो चलो हमने कम लिख दिया, 2 ग्वानिन लिख दिया। ये बता रहा हूं, ऐसा तरीका दे दे रहा हूं आपका कि चार्गप्स के रूल का कोई रूल याद नहीं करना पड़े और मेडिकल में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपका पूरा बन जाएगा। या सब्जेक्टिव भी बनाना चाहोगे, 12 का बच्चा यदि लिखना चाहेगा तो वो भी लिख देगा। बस ये तरीका आपके लिए डेवलप करके हम दे दिए। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री इस स्ट्रैंड पे आएगा, तो एडेनिन है तो इधर थाइमिन आ जाएगा, एडेनिन है तो थाइमिन आ जाएगा, एडेनिन है तो थाइमिन आ जाएगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन आ जाएगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन हो गया। बस इतना यदि आप याद कर लिए कि एक स्ट्रैंड पे जितना एडेनिन आप लिया है उससे कम या उससे ज्यादा ग्वानिन लेके और डीएनए को डबल स्ट्रैंड कर दीजिए, चार्गप्स रूल खत्म हो गया। आप सुनिएगा कैसे, आप इतना कम खुद कर सकते हैं। आप गिनिए डीएनए का दोनों स्ट्रैंड, सबसे पहले चार्गप्स रूल डीएनए डबल स्ट्रैंड के लिए लगता है। डीएनए डबल स्ट्रैंड जो होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, उसी के लिए चार्गप्स का रूल लगता है। कभी भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए नहीं लगता है। एस से सिंगल स्ट्रैंड, एस से सिंगल, एस से स्ट्रैंड, तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के लिए कभी भी चार्गप्स का रूल नहीं लगेगा, ऑलवेज डबल स्ट्रैंड के लिए लगेगा। तो इसलिए करके हमने डबल स्ट्रैंड बना लिया, क्लियर हो गया। लेकिन एक स्ट्रैंड पे ये ध्यान रखा कि जितना एडेनिन लिया उससे कम ग्वानिन या उससे ज्यादा भी ले सकते हो, लेकिन दोनों सेम नहीं करना, क्लियर हो गया। अब इस दोनों स्ट्रैंड मिला करके तुम गिनो, यहां पे गिनना कितना एडेनिन है, तो 1 2 3, तो 3 एडेनिन है। कितना थाइमिन है, तो 1 2 3 थाइमिन है। तो जितना एडेनिन होगा उतना ही आपका क्या हो गया, थाइमिन। तो आप बोल सकते हो कि एडेनिन इक्वल टू थाइमिन, ये इक्वल टू है नंबर ऑफ एडेनिन, नंबर ऑफ एडेनिन इक्वल टू नंबर ऑफ थाइमिन। अब यहाँ पे 3 एडेनिन है तो 3 थाइमिन है, तो चार्गप्स यही बोलता है कि नंबर ऑफ एडेनिन इक्वल टू नंबर ऑफ थाइमिन, क्लियर हो गया। या परसेंटेज एडेनिन इक्वल टू परसेंटेज थाइमिन, क्लियर हो गया। या तो तुम नंबर में बोल दो, यहाँ पे 3 एडेनिन है तो 3 थाइमिन है, या तो तुम नंबर में बोल दो या परसेंटेज में बोल दो। यदि यहाँ पे तुम बोलोगे कि 30% एडेनिन है तो 30% थाइमिन हो जाएगा। यदि कोई बोल दे कि डीएनए मेरा डबल स्ट्रैंड है और उस डबल स्ट्रैंड डीएनए में 30% यदि एडेनिन है तो 30% क्या होगा, थाइमिन भी होगा, क्लियर हो गया। तो परसेंटेज एडेनिन इक्वल टू परसेंटेज थाइमिन भी होगा और नंबर ऑफ एडेनिन इक्वल टू नंबर ऑफ थाइमिन भी होगा। तो यहीं से पता चल गया 3 एडेनिन है और 3 थाइमिन है, यानी दोनों क्या है, इक्वल। परसेंटेज में भी बोलेंगे तो इक्वल हो जाएगा, क्लियर। अब दूसरा आ जाइए ग्वानिन पे। अब ग्वानिन गिनिए कितना है, 1 2, 2 ग्वानिन हो गया। तो 2 ग्वानिन हो गया, इसका मतलब ये हो गया 2 ग्वानिन यदि आपका हो गया तो 2 ग्वानिन है तो इधर 2 साइटोसिन है, तो यानी नंबर ऑफ ग्वानिन इक्वल टू नंबर ऑफ साइटोसिन हो गया। यानी आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ ग्वानिन इक्वल टू नंबर ऑफ साइटोसिन, कोई डाउट नहीं। या आप बोल सकते हो कि परसेंटेज ग्वानिन
इक्वल टू परसेंटेज साइटोसिन, यानी जितना परसेंट ग्वानिन होगा उतनी परसेंट साइटोसिन होगा। यदि आपको कोई बोल दे कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड है और उसमें 40% यदि ग्वानिन है तो 40% साइटोसिन होगा, ये क्लियर हो जाएगा। यदि कोई बोल दे कि 20% एडेनिन है तो 20% थायमिन होगा, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये तो डाटा यही से देख करके आपका आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको बोले कि चार्जअप का जो रूल है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए लगेगा या सिंगल स्टैंडर्ड, तो ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए लगेगा। आइए दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं आपका। ये 2 पॉइंट आपका क्लियर हो गया, तीसरा पॉइंट पे आ जाइए। अब क्या कीजिए कि एडेनिन और ग्वानिन को जोड़ दीजिए, यानी एक साइड के स्टैंड में जो आपने बेस लिखा है उस बेस को जोड़ करके लिखिए और उसके नीचे दूसरे साइड वाले स्टैंड के बेस को जोड़ करके लिख दीजिए। अब यहां पे क्या कीजिए, अच्छा चलिए पहले इसका करते हैं। अब एडेनिन और थायमिन का नंबर इक्वल है तो आप यदि इधर से डाटा का एनालिसिस कीजिएगा तो A/T यदि लिखिएगा तो 3/3 हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ एडेनिन इक्वल टू नंबर ऑफ थायमिन है तो A/T रेशियो यदि आप लीजिएगा तो A कितना है 3 और T कितना है तो 3, तो 3 का जाएगा इक्वल टू 1। वही बात यहाँ पे नंबर ऑफ ग्वानिन इक्वल टू नंबर ऑफ साइटोसिन है तो ग्वानिन बाय साइटोसिन कीजिएगा तो ग्वानिन कितना है 2, तो 2 और साइटोसिन कितना है तो 2, तो कट करके क्या हो जाएगा 1। कोई डाउट नहीं, फिर एक बार हम आपको एक जगह पे कर देंगे। क्लियर, तो इसका मतलब हो गया कि आपके यहाँ पे पॉइंट हो गया, इसी से आ गया कि नंबर ऑफ एडेनिन इक्वल टू नंबर ऑफ थायमिन, 3 एडेनिन तो 3 थायमिन, तो एडेनिन थायमिन इक्वल हो जाएगा। परसेंटेज भी बोलोगे तो परसेंटेज एडेनिन इक्वल टू परसेंटेज थायमिन, लेकिन डीएनए डबल स्टैंड, या तुम रेशियो ले लोगे A/T रेशियो ले तो उसका वैल्यू क्या आएगा 1, क्योंकि दोनों इक्वल। ग्वानिन और साइटोसिन का यदि तुम रेशियो ले तो उसका भी वैल्यू क्या आएगा 1। ये क्लियर हो गया, इसको मिटा दें, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट में यहाँ पे आते हैं हम लोग। अब इस जगह पे आपका फिर एक बार एक साथ करके आपको दे देंगे। अब नेक्स्ट में आइए, आप क्या कीजिए कि एक साइड के जितने भी बेसिस हैं, तो मैं तो वही बोला कि आप पहले इसी को दिमाग में रखिएगा, जितना एडेनिन लीजिएगा उससे कम ग्वानिन या उससे ज्यादा ग्वानिन लीजिएगा। क्लियर, बस इतना याद रख के अपने डील कीजिएगा। तो एक साइड के स्टैंड के बेस को जोड़िए, यानी एक साइड के इस साइड के स्टैंड में एडेनिन प्लस ग्वानिन है, ए और जी ही है, और इधर के स्टैंड के बेस को जोड़ोगे तो T प्लस C जोड़ोगे तो एडेनिन का वैल्यू कितना है, कितना नंबर है 1 2 3, 3 रख दिया, और ग्वानिन का वैल्यू कितना है तो 2, तो 2 रख दिया 3 + 2, और थायमिन का कितना है तो 3, और साइटोसिन का कितना है तो 2। अब इसको यदि आप कीजिएगा तो 5/5, ये कट गया तो इक्वल टू 1। क्लियर हो गया। और आपको बताया था कि एडेनिन और ग्वानिन कौन सा बेस है, प्यूरिन बेस है, तो इसको आप लिख सकते हो ऊपर वाले बेस को प्यूरिन बेस, यानी टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन बेस, टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन बेस बाय टोटल नंबर ऑफ पैरामिडिन बेस, टोटल नंबर ऑफ पैरामिडिन बेस, मिडिन बेस इक्वल टू 1। ये हो गया। या इसी को तुम प्यूरिन बोलते थे, एडेनिन ग्वानिन कौन सा बेस है, प्यूरिन बेस है, तो टोटल प्यूरिन बेस हो गया और टोटल आपका पैरामिडिन बेस हो गया। यदि ये डीएनए डबल स्टैंड होगा तो ये मैं जस्ट आपको एक डीएनए बना करके सिखा दिया, ऐसा जरूरी नहीं कि इधर इस वाले स्टैंड पे केवल एडेनिन एडेनिन और ग्वानिन ग्वानिन ही होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन चूंकि चार्जअप रूल आपको याद नहीं करना पड़े और ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन आने लगेगा तो आप इसको पुट करके आपको जैसे बोल दे कि A + G/T + C 1 है, क्या ये चार्जअप रूल है, तो हाँ है। आप यहाँ पे बैठा के देख लेना, आपने से बना लिया, A 3 हो गया और G 2 हो गया, फिर T 3 हो गया और C 2 हो गया, 5 कट गया 1, हाँ है, चार्जअप रूल है, तो इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो आप पुट करके देख सकते हो। और टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन बाय टोटल नंबर ऑफ पैरामिडिन कर दिया इक्वल टू 1, तो ये भी क्या है, चार्जअप का रूल ही है, कोई डाउट नहीं है। या आप कर सकते हो, या इसको क्या करो, अब इधर यहाँ पे तुमने ये वाले को, ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, उसी पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट को आप समरी करके लिखो तो A + G/T + C इक्वल टू 1 होगा, तो इसको इधर ले जा सकते हो। तो तुम बोल सकते हो कि A + G इक्वल टू T + C, और इसको तुम ये दोनों को कौन सा बेस बोलते हो, प्यूरिन बेस
टी हो गया प्यूरिन, आई दोनों को क्या बोलते हो, पैरामिडिन बेस। तो इसका मतलब ये दोनों साइड से बोल सकते हो ए प्लस जी इक्वल टू टी प्लस सी, या टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन बेस इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पैरामिडिन बेस। इन डाउट्स? क्लियर हो गया एकदम? ये कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करके बना के रखिएगा सर, यहाँ पे एकदम क्लियर। यहाँ मैं एक बार फिर से समरी कर दूंगा आपका, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये चार्गप्स के मेन रूल में से थे, बेसिक रूल में से था। अब आइए हम यहाँ पे बात करते हैं क्या, ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई स्पेसिस है, यदि कोई स्पेसिस है, उस स्पेसिस के जितने भी इंडिविजुअल होंगे, जैसे ह्यूमन बीइंग हम लोग हैं तो सब सेम स्पेसिस है, तो हमारे पास ए प्लस टी बाई जी प्लस सी, यदि सपोज दैट मैं वैल्यू बोल रहा हूं कि मेरे पास ए प्लस टी बाई जी प्लस सी जो होगा, ये आपका मान लीजिए कि 0.8 है, तो जितने भी हम लोग ह्यूमन बीइंग होंगे सब में ये वैल्यू ए प्लस टी बाई जी प्लस सी का वैल्यू कितना आएगा, 0.8 आएगा। ये कांस्टेंट हो जाएगा, ए प्लस टी बाई जी प्लस सी का वैल्यू 0.8, इट इज ए कांस्टेंट फॉर द इंडिविजुअल ऑफ दिस सेम स्पेसिस। लेकिन ए प्लस जी बाई टी प्लस सी, इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, किसी में भी, किसी में भी कोई भी स्पेसिस होगा उसमें ए प्लस जी बाई टी प्लस सी हमेशा 1 ही होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन ए प्लस टी बाई जी प्लस सी एक स्पेसिस के सारे इंडिविजुअल में सेम होंगे, लेकिन डिफरेंट स्पेसिस में फिर डिफरेंट हो जाएगा। ह्यूमन बीइंग के सारे इंडिविजुअल, चाहे वो अमेरिका में रह रहा हो, चाहे कहीं भी रह रहा हो, इंडिया में रह रहा हो, कहीं भी रह रहा हो, उसमें यदि ए प्लस टी बाई जी प्लस सी एक ह्यूमन में यदि उसका रेशियो 0.8 है तो सारे में 0.8 होगा। फिर लेकिन इसका ये 0.8 किसी दूसरे स्पेसिस में नहीं होगा, वो किसी रैट में नहीं हो सकता, कैट में नहीं हो सकता, बैट में नहीं हो सकता, लेकिन जितने भी रेट होंगे फिर उसका यदि कोई वैल्यू होगा ए प्लस टी बाई जी प्लस सी का, तो वो सारे रेट में होगा। तो ये रेशियो इंडिविजुअल के लिए सेम होता है, सेम स्पेसिस का होना चाहिए। लेकिन यदि डिफरेंट स्पेसिस का इंडिविजुअल, तो ये रेशियो कभी भी सेम नहीं होगा। इसको एक सिंपल आपको लैंग्वेज में समझाते हैं। जैसे कुरकुरे का पैकेट है, अब ये कुरकुरे, चलिए कुरकुरे आ गया आपका मनपसंद ये कुरकुरे। अब ये कुरकुरे के पैकेट में पीछे में आपका लिखा रहता है कंपोजिशन। अब ये कुरकुरे का पैकेट सेम टाइप का है, सेम स्पेसिस हो गया, इसको मुंबई से उठा लो, दिल्ली से उठा लो, बिहार से उठा लो, तो इसमें जो कंपोजिशन होगा सब एक जैसा होगा, कहीं कोई चेंजिंग। लेकिन इसके कंपोजिशन को यदि लेग से मैच करोगे, लेग से मैच करोगे, तो ये कभी भी मैच नहीं करेगा ये दोनों आपस में। लेकिन इस लेग को यदि तुम बिहार से उठा लो, दिल्ली से उठा लो, मुंबई से उठा लो, तो फिर उस सारे के कंपोजिशन क्या होंगे, एक जैसे होंगे। तो लेग पूरा एक स्पेसिस हो गया, कुरकुरे एक स्पेसिस हो गया। तो कुरकुरे का क्या हो गया कि सारे कुरकुरे जहां से भी उठाओगे कंपोजिशन क्या होगा, एक जैसा होगा। और यदि लेग को कहीं से भी उठाओगे तो कंपोजिशन एक जैसा, लेकिन इस दोनों का कंपोजिशन आपस में मैच नहीं करेगा। तो इसी तरीके से मैं समझाया कि यदि स्पेसिस सेम होगा तो ए प्लस टी बाई जी प्लस सी का रेशियो सब में सेम होगा इंडिविजुअल में। लेकिन यदि स्पेसिस चेंज हो जाए तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, डिफरेंट। लेकिन ये सब में सेम होगा, चाहे स्पेसिस सेम हो चाहे डिफरेंट हो, कोई फर्क नहीं होगा। ए प्लस जी बाई टी प्लस सी इक्वल टू 1 है, कोई डाउट नहीं है, इसको दिमाग में रखिएगा। मैं एक बार एकदम क्लियर कर, क्योंकि मैं इसको पढ़ा रखा हूं इसलिए करके मैं ज्यादा इसमें बोलना नहीं चाहता हूं, बस सीधी सी बात है, आपको पढ़ा रखा हूं इसलिए करके यहाँ पे ज्यादा बोलना मैं नहीं चाहता हूं। अब आइए हमने क्या क्या बोला, इस पहले ये डीएनए बनाना सीख जाना कैसे। तो एक स्ट्रैंड बनाना, उसमें जितना एडेनिन लेना उससे कम या उससे ज्यादा क्या लेना, ग्वानिन लेना, और उसके हिसाब से बात करना। तो अब यहाँ पे गिनती शुरू करोगे तो पहला रूल में आ जाएगा कि नंबर ऑफ एडेनिन इक्वल टू नंबर ऑफ थाइमिन। तो यानी इसका एडेनिन जो है ये 3 है, तो 3 इक्वल टू 3 हो गया। या आप इसको बोल सकते हो रेशियो यदि लोगे तो ए बाई टी यानी 3/3 इक्वल टू 1। या परसेंटेज में बोलोगे तो परसेंटेज एडेनिन इक्वल टू परसेंटेज थाइमिन, लेकिन डबल स्टैंड के लिए लगेगा। ये एक रूल हो गया, क्लियर हो गया। दूसरा यदि तुम बात करोगे तो नंबर ऑफ ग्वानिन इक्वल टू नंबर ऑफ साइटोसिन होगा। तो ग्वानिन 2 है तो 2 लिख दिया, साइटोसिन 2 है तो 2 लिख दिया। फिर यदि रेशियो लोगे G/C रेशियो लोगे तो 2/2 हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। तीसरा आ जाइए, अब यहाँ पे परसेंटेज की बात करिए, परसेंटेज भी कर दीजिए। परसेंटेज ग्वानिन इक्वल टू परसेंटेज साइटोसिन,
क्लियर हो गया? ये दो रूल हो गया। तीसरा रूल में आइए, एडेनिन प्लस ग्वानिन और साइटोसिन प्लस ये थायमिन प्लस साइटोसिन यदि आप करोगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा। कैसे? तो एडेनिन कितना है 3, तो 3 लिख दिया। ग्वानिन कितना है तो 2, तो 2 लिख दिया। अब थायमिन कितना है तो 3, अब साइटोसिन कितना है तो 2, तो 2 लिख दिया। तो 5/5 हो गया, ये कट करके वैल्यू 1 हो गया। या आप ऐसे कर सकते हो कि a प्लस सी बाई टी प्लस सी इक्वल टू 1, या और कर सकते हो कि a प्लस जी इक्वल टू टी प्लस सी। कोई डाउट नहीं है, ये क्लियर होगा। बस इसी डाटा को बचाए रखने के लिए यहां पे बोले इक्वल नहीं लेना, इक्वल नहीं तो इक्वल लेने से फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए करके ये आपका सही बैठ गया। अब आइए नेक्स्ट में आते हैं, चौथा नंबर में आते हैं कि अब क्या करना है। तो a प्लस टी बाई जी प्लस सी ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट फॉर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, कांस्टेंट फॉर ऑल इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। अब जो भी वैल्यू आए इसका, ये क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा ऑल इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज के सारे इंडिविजुअल सेम। अभी हम लोगों ने चार्गप्स का रूल पढ़ा था, तो उसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, और इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है चार्गप्स के रूल को लगा करके। क्लियर? एक जगह चार्गप्स के रूल में आपका बताया गया था कि a प्लस टी बाय जी प्लस सी ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर हो गया? तो यदि आप प्रोकैरियोटिक सेल लोगे, यदि प्रोकैरियोटिक सेल होगा तो उसमें क्या होगा, जी और सी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? तो जी और सी यदि ज्यादा होगा और ये वैल्यू कम होगा, तो कम में यदि ज्यादा से डिवाइड कर दोगे तो वो, यदि ये कम वैल्यू है और ये वैल्यू ज्यादा है, तो कम में यदि ज्यादा से डिवाइड करो तो उसका जो वैल्यू आएगा वो 1 से कम आएगा। क्लियर हो गया? तो वो वैल्यू 1 से कम आएगा। और यदि यही ह्यूमन बीइंग के यदि लगाओगे तो 1 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में ए और टी क्या होता है, ज्यादा होता है, और जी और सी क्या होता है, कम। तो इसीलिए ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कम। और जनरली देखा गया है कि वो जो वैल्यू आता है ह्यूमन बीइंग में 1.52 के आसपास, ये वैल्यू जो ह्यूमन बीइंग का यदि बात करोगे तो 1.52 के आसपास होगा। और यदि लेस देन 1 वैल्यू आ रहा है इसका, यदि ये वैल्यू लेस देन 1 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे लेस देन 1 का यदि वैल्यू है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये यदि लेस देन 1 है तो ये प्रोकैरियोटिक सेल। किसके लिए लगेगा, ये वैल्यू यदि a प्लस टी ये लेस देन यदि 1 है तो ये प्रोकैरियोटिक सेल, और ये ग्रेटर देन 1 हो गया, 1.52 है, तो ग्रेटर देन यदि 1 है, ग्रेटर देन यदि 1 है तो ये ह्यूमन बीइंग के लिए लग रहा है। किसके लग रहा है, ह्यूमन बीइंग और यूकैरियोटिक सेल। आइए ये बाद में बात कर लेंगे, आइए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिए, लिखा हुआ एक सोमेटिक सेल है, किसका, ह्यूमन बीइंग का। कितना परसेंट एडेनिन है, 31% एडेनिन, और आपको निकाला क्या है, तो परसेंटेज ग्वानिन। क्लियर हो गया? तो आप यदि यहाँ पे सोल्यूशन शुरू कीजिएगा तो सोल्यूशन में आपको क्या हो जाएगा कि आपको चार्गप्स बोला था कि जितना परसेंट एडेनिन होगा उतना परसेंट थायमिन होगा। क्लियर हो गया? तो परसेंटेज एडेनिन इक्वल टू परसेंटेज थायमिन, तो यदि 31% एडेनिन दिया हुआ है तो 31% थायमिन भी हो जाएगा। और कभी भी परसेंट कितना का होता है, 100 का होता है। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब हो गया यदि आप परसेंटेज एडेनिन प्लस परसेंटेज थायमिन प्लस परसेंटेज ग्वानिन प्लस परसेंटेज साइटोसिन यदि कीजिएगा तो ये सब मिला के कितना परसेंट होगा। क्लियर हो गया? तो अभी आपका क्या है कि परसेंटेज एडेनिन इक्वल टू परसेंटेज थायमिन, तो इसका वैल्यू आपका आ गया 31%, अब प्लस परसेंटेज थायमिन का भी वैल्यू आ गया कितना, 31%। इस दोनों का वैल्यू अभी आपको पता नहीं है, परसेंटेज ग्वानिन अब प्लस परसेंटेज साइटोसिन इक्वल टू 100%।
अब इस दोनों को जोड़ोगे तो दोनों मिलकर 62% हो जाएगा और उसको इस साइड ले आओगे तो परसेंटेज ग्वानिन प्लस परसेंटेज साइटोसिन इक्वल टू 100% माइनस 62%, इक्वल टू कितना हो जाएगा? चलिए 10 में से 2 गया तो 8 हो गया और 9 में से 6 गया तो 3 हो गया, ये हो गया 38%। किसका वैल्यू है? तो G और C का परसेंटेज जोड़ करके, और G और C क्या होगा? इक्वल होगा, इक्वल होगा। तो 38 का आधा क्या हो जाएगा? G, और 38 का आधा क्या हो जाएगा? C, क्योंकि G और C को जोड़ करके 38 है और इक्वल होगा। तो यहां पे अभी आपका यहां पे आ गया। अब इस सॉल्यूशन को यहां पे कर रहे हैं इस जगह पे, तो अभी यहां पे वैल्यू आपका चलिए इसको मिटा दिया यहां से। अब यहाँ पे वैल्यू जो आपका आ गया ये 38% आ गया, G और C को मिला के आ गया। अब G और C को यदि हमने यहाँ पे मिला दिया तो G और C का यानी परसेंटेज ग्वानिन प्लस परसेंटेज साइटोसिन इक्वल टू 38% है। और चार्गप्स बोला था कि परसेंटेज ग्वानिन इक्वल टू परसेंटेज साइटोसिन होता है, तो परसेंटेज ग्वानिन प्लस परसेंटेज साइटोसिन इक्वल टू 38% है। तो इसका मतलब इसका आधा यानी 19% ग्वानिन होगा और इसका आधा 19% क्या होगा? तो साइटोसिन होगा। तो डाउट नहीं, तो इसलिए होगा क्योंकि दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। तो इक्वल चीज को जोड़ करके 38 पहुंचाना है, तो इससे करके 19% क्या हो जाएगा? ग्वानिन, और 19% क्या हो जाएगा? साइटोसिन। ये हो गया, आधा कर दीजिएगा इक्वल। या सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूं, एकदम क्लियर, कहीं भी किसी का भी पूछेगा तो आपका बन जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा, जैसे एडेनिन का दिया हुआ है 31%, तो थायमिन तो 31% होगा। ग्वानिन का दिया हुआ है कितना परसेंट? ग्वानिन का यहाँ पे मान लीजिए दिया हुआ है 10%, तो साइटोसिन 10%। ये दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं। यदि एडेनिन का परसेंटेज दिया और ग्वानिन का पूछ रहा है तो आप 50 में से घटा दीजिएगा, वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा। एग्जाम में समय का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर हो गया? यदि एक प्यूरिन का दिया हुआ दूसरा पैरामेडिन का निकालना है, प्यूरिन का निकालना है, तो 50 में से आप घटा दीजिए। जैसे यहाँ पे एडेनिन है, आप थायमिन पूछ देगा तो इक्वल कर देंगे, तो 31% एडेनिन है तो 31% थायमिन होगा। ग्वानिन दिया होता तो जितना ग्वानिन उतना साइटोसिन हो जाता, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपको दिया हुआ एडेनिन और निकालना है ग्वानिन, तो 50 में से घटा दीजिए। तो यानी परसेंटेज एडेनिन आपका यदि दिया हुआ है 31% और आपका परसेंटेज ग्वानिन पूछ रहा है कि क्या होगा, तो आप सीधे परसेंटेज ग्वानिन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 और परसेंट, अब माइनस ये कर दीजिए 31%। तो ये जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आपका 18 आ जाएगा कि 19 आ जाएगा, 19, और यहाँ पे 19 आया। क्लियर हो गया? तो ये शॉर्टेस्ट तरीका है। एडेनिन दिया है तो थायमिन निकालना आसान है कि जितना है उतनी हो जाएगा। ग्वानिन का परसेंटेज दिया तो साइटोसिन भी इक्वल हो जाएगा। लेकिन एडेनिन दिया और ग्वानिन निकालने बोल रहा है, एडेनिन दिया और ग्वानिन निकालने बोला तो 50 में से घटा दीजिए। साइटोसिन दिया हुआ है, थायमिन निकालने बोल रहा है, तो 50 में से घटा दीजिए। क्लियर हो गया? तो ये आपका यहाँ पे क्लियर होगा। या ऐसे भी कर सकते हो, पहले आपको 1% थायमिन ग्वानिन साइटोसिन इक्वल टू 100% होगा। जो वैल्यू दिया हुआ है उसको जोड़ के 100 में घटा दीजिए, जो वैल्यू आएगा उसको 2 बराबर भाग में बांट दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आइए दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका था जो हमने नीचे मिटा दिया, उस क्वेश्चन को भी डील कर देते हैं। तो पहले इसको डील कर देते हैं। आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डील करते हैं, जो लिखा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, इस जगह पे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ए बी डीएनए टोटल नंबर ऑफ बेस इज 200। क्लियर हो गया? पहले जो इसके पहले जो एक क्वेश्चन यहाँ पे था, यहाँ पे क्वेश्चन में था, सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे था कि इन ए बी डीएनए ऑफ ह्यूमन का बी डीएनए लिया गया और उसमें 40 एडेनिन है। परसेंटेज नहीं बोल रहा है, ठीक है? 40 एडेनिन है। देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ग्वानिन, यानी आप ग्वानिन का नंबर पूछ रहा है, सच डीएनए में क्या होगा। तो ठीक है, आपका
चार्गप्स के रूल के हिसाब से जितना नंबर ऑफ एडेनिन होगा उतना नंबर ऑफ थायमिन होगा, यानी आपका नंबर ऑफ एडेनिन इक्वल टू नंबर ऑफ थायमिन होगा, ये तो आपका बोला गया था। और ये भी बोला गया था कि नंबर ऑफ ग्वानिन इक्वल टू नंबर ऑफ साइटोसिन होगा, लेकिन कभी ये नहीं बोला गया था कि नंबर ऑफ एडेनिन इक्वल टू नंबर ऑफ ग्वानिन होगा, ये सब बातें नहीं बोली गई थी। तो आपका यदि दिया हुआ कि 40 एडेनिन है तो थायमिन पूछता तो हम बता देते कि 40 थायमिन होगा, लेकिन नंबर ऑफ ग्वानिन यदि मेरे को पूछ रहा है तो मेरे पास उसका कोई रिलेशन नहीं। हाँ, यहां पे यदि परसेंटेज लिख देता तब हम ग्वानिन निकाल सकते थे। तो यहां पे यदि हमको ग्वानिन निकालने बोल रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा अनप्रिडिक्टेबल। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रिडिक्टेबल, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। लेकिन यदि इसी जगह पे क्वेश्चन में यहां पे कर देता 40% एडेनिन है, देन परसेंटेज ग्वानिन, यानी नंबर ऑफ ग्वानिन नहीं, परसेंटेज ग्वानिन पूछता, व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन, परसेंटेज ऑफ ग्वानिन, तब निकाल पाना संभव था। कैसे संभव था? तो नंबर ऑफ अब नहीं होकर के यहां पे परसेंटेज हो जाएगा। तो परसेंटेज का यदि बात करेंगे तो परसेंटेज एडेनिन इक्वल टू परसेंटेज थायमिन हो जाएगा। अब यदि ये 40% एडेनिन है, 40% एडेनिन है तो ये थायमिन भी 40% हो जाएगा। और डीएनए में 4 ही बेस होते हैं और चारों बेस मिला के कितना परसेंट होगा? एडेनिन 100% हो जाएगा। तो आपका चारों बेस मिला के 100, एडेनिन प्लस परसेंटेज थायमिन प्लस परसेंटेज ग्वानिन प्लस परसेंटेज साइटोसिन इक्वल टू 100% होगा। अब यहां पे ये 40 और ये 40 है तो ये दोनों मिलाकर के 80% हो गया अकेले, दोनों मिला के। अब प्लस परसेंटेज ग्वानिन अब प्लस परसेंटेज साइटोसिन अभी बचा हुआ है इक्वल टू 100%। अब इस 80 को यदि इधर लेके आएंगे तो 100 में से 80 चला जाए, तो यानी परसेंटेज ग्वानिन प्लस परसेंटेज साइटोसिन इक्वल टू 100 माइनस 80 यानी परसेंट, यानी ये आ जाएगा आपका 20%। अब ये 20 को इक्वल इक्वल बांट देंगे, 20 को इक्वल कर देंगे, यानी 10% और 10%, तो ये हो जाएगा 10% ग्वानिन और 10% साइटोसिन। और इसका बनाने का तरीका भी बताया था कि यदि आपका 40% एडेनिन दिया हुआ है और परसेंटेज ग्वानिन यदि आपका पूछ रहा है तो 50 में से घटा दीजिए इसको, तो 50 में से 40 घटा दीजिए तो कितना बच गया? 10। क्लियर हो गया? ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे परसेंटेज यदि आप हटा दो और तब नंबर ऑफ ग्वानिन आपसे कोई पूछने लगे, तब नंबर ऑफ ग्वानिन पूछने लगे, तब बना पाना संभव नहीं है। क्योंकि इसलिए संभव नहीं है क्योंकि परसेंटेज है तो सब मिला के 100% हो जाता है। लेकिन यदि यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, एडेनिन का नंबर 40 दिया हुआ है और ग्वानिन का नंबर पूछ रहा है, तो ये संभव नहीं है। ये तब संभव होगा जब हमको उस डीएनए में टोटल कितना बेसिस प्रेजेंट है। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये बन जाएगा आपसे। ये तब तक ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है जब तक कि आपका टोटल नंबर ऑफ बेसिस नहीं दे दे। क्लियर हो गया? अब देखिए ये नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ से अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा, नहीं बनेगा। परसेंटेज होता तो बन जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा अनप्रिडिक्टेबल। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि एडेनिन का नंबर दिया तो थायमिन का बताया जा सकता है, लेकिन ग्वानिन का नंबर बताया नहीं जा सकता। क्लियर? तब तक नहीं बताया जा सकता जबकि उस डीएनए में टोटल बेसिस नहीं हो जाए। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ बन जाएगा। इस क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि इन ए बी डीएनए टोटल नंबर ऑफ बेस दिया हुआ 200 और देयर इज 80 साइटोसिन, यानी अब नंबर में बोला कि 80 साइटोसिन है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ द एडेनिन बोलना निकालना। अब ये क्वेश्चन बनेगा। अब ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिएगा, क्लियर करिएगा क्वेश्चन को। अब यहां पे बोल रहा है कि 80 साइटोसिन है, तो चार्गप्स के रूल के हिसाब से 80 यदि साइटोसिन दिया हुआ है तो 80 ग्वानिन भी होगा। दोनों को मिला दे तो ग्वानिन प्लस साइटोसिन इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो आपका 80 और 80 को जोड़ दोगे तो 160 हो जाएगा, तो डाउट नहीं। और अब क्या है कि वो बोल रहा है कि उस बी डीएनए में टोटल बेस कितना है? तो 200 है। यानी इसका मतलब हो गया कि
A प्लस T प्लस G प्लस C इक्वल टू 200 और G प्लस C जो आपका हो गया 160 हो गया, G प्लस C 160 हो गया। तो अब यहां से A प्लस T, अब प्लस यहां पे कर दिया 160, अब यहां पे टोटल 200 दिया हुआ है, तो अब यहां पे कर दिया A प्लस T, इसको उधर ले जाए तो माइनस हो जाएगा 200 माइनस 160, तो A प्लस T इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। अब ये 40 का इक्वल इक्वल ये दोनों बेस हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ एडेनिन इक्वल टू नंबर ऑफ थायमिन होता है, तो 40 का इक्वल इक्वल हो जाएगा तो 20 एडेनिन हो जाएगा और 20 क्या हो जाएगा थायमिन। ये आपका दिया हुआ था टोटल नंबर ऑफ बेसेस, इसीलिए करके ये क्वेश्चन नंबर वाला बन गया। परसेंटेज वाला इसलिए बन जाता है क्योंकि परसेंटेज 100 अंडरस्टूड होता है। परसेंटेज वाला क्या होता है, अंडरस्टूड है कि चारों बेस का परसेंटेज जोड़ोगे तो वो 100% हो जाएगा। लेकिन ये हो सकता है कि कोई डीएनए 200 बेस का है तो 400 का हो जाए, 500 का हो जाए, 600 का हो जाए, तो जब तक ये टोटल नंबर ऑफ बेस नहीं देगा तब तक नंबर का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। हाँ, कंप्लीमेंट्री वाला बन जाएगा, यदि जी दिया रहेगा तो सी पता चल जाएगा, ए दिया रहेगा तो टी पता, लेकिन सी दिया होगा और कोई बोल देगा कि ए निकाल दीजिए या टी निकाल दीजिए तो संभव नहीं है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्लियर करिएगा, तो इस लेकर के नंबर का क्वेश्चन ये इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बेसिस दिया हुआ था। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं। इसी टाइप का ये क्वेश्चन भी आपके पास में, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बेस दिया हुआ, यहाँ पे बेस पेयर किया हुआ, ध्यान से देखिए, यहाँ पे नंबर का क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे बेस पेयर दिया हुआ। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए इसको, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर दिया हुआ है, वहां पे आपका दिया हुआ है बेस पेयर। क्लियर करिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, तो यहाँ पे टोटल, इसका सोल्यूशन कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, बेस पेयर ये कितना हो गया, कितना दिया हुआ है, तो 200 दिया हुआ है। तो पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा, तो इसलिए यदि हम इसको बेस में चेंज करना चाहे, टोटल नंबर ऑफ बेसिस, यहां क्या हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ये पेयर को हटा दिया तो यहां पे 2 लगा दिया। अब कितना बेस हो गया, तो 400। अब ये क्वेश्चन में यहां पूछ रहा है कि आपके पास में 80 साइटोसिन है, 80 साइटोसिन है, तो आप मेरे को बताइए कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एडेनिन। तो इसका मतलब यहां पे हो गया कि एडेनिन प्लस थायमिन प्लस ग्वानिन प्लस साइटोसिन इक्वल टू 400। टोटल डीएनए का आपका बेस पेयर दिया हुआ था तो वो बेस में आ गया तो 400। अब साइटोसिन आपका दिया हुआ 80, तो ग्वानिन कितना होगा 80, तो 80 यहां पे हो गया। साइटोसिन यदि 80 दिया हुआ है तो ग्वानिन भी ऑलरेडी 80 हो जाएगा, और यहाँ पे थायमिन और एडेनिन नहीं पता है मेरे को, तो ये हो गया A प्लस टी प्लस 80 प्लस 80 इक्वल टू 400। अब यहाँ पे A प्लस टी यदि हम किए तो ये 80 80 160 हो गया, उधर लेके चले जाएंगे, सीधे चले गए, तो 400 माइनस 160। अब इसको यदि आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 का 0 हो गया, 10 में से 6 गया तो 4 हो गया, और 3 में से 1 गया तो 2, यानी 240। कोई डाउट नहीं? और 240 को इक्वल कर दीजिए तो 120 एंड 120, तो 120 एडेनिन हो जाएगा और 120 क्या हो जाएगा, थायमिन हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है? तो यहां पे क्लियर करिएगा कि यदि आपको बेस पेयर दिया हुआ है तो उसको पहले बेस में ले आइएगा और सबको A प्लस टी जी प्लस सी करके टोटल बेस कर दीजिएगा, और जो वैल्यू जिसका दिया हुआ उस वैल्यू को रख करके वहां पे आप घटा दीजिएगा। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप इसको बनाइए, तब हम आपको समझे कि यहाँ पे, और नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, चीजें समझ में आएगी। क्लियर? वीडियो रिपीट करके देखेंगे। यदि यहाँ पे आपको मान लीजिए कि एक बार में दिक्कत हो रहा है, फाउंडेशन बैच में भी यही वीडियो चलेगा, लेकिन उस जगह पे लाइव लिया जाएगा जो कि टारगेट के लिए भी हो जाएगा। वो बस बहुत जल्द आप चालू करने वाले हैं। तो यहाँ पे आइएगा, एक क्वेश्चन आपको दे रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन में है कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 20% एडेनिन है, तो परसेंटेज ग्वानिन क्या होगा। क्लियर हो गया?
तो परसेंटेज कितना परसेंट का होता है? 100% का होता है। तो यदि एडेनिन दिया हुआ है और ग्वानिन यदि आपको निकालना है तो 50 में से घटा दीजिए। साइटोसिन बोलता है तब भी 50 में से घटा दीजिए। नहीं समझ में आया, क्योंकि जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। तो यानी इसका मतलब है कि एडेनिन यदि दिया हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपको पूछे, यदि एडेनिन दिया हुआ है, एडेनिन आपका परसेंटेज एडेनिन नोन है, परसेंटेज एडेनिन यदि आपका नोन है और आपका यदि परसेंटेज ग्वानिन या परसेंटेज साइटोसिन यदि पूछे तो 50 में से घटा दीजिए। 50% में से माइनस कर दीजिए एडेनिन का परसेंटेज, आ जाएगा ये। क्लियर हो गया। और यदि आपका परसेंटेज ग्वानिन दिया हुआ है और आपसे यदि कोई पूछ रहा है कि परसेंटेज एडेनिन निकाल दीजिए या परसेंटेज थायमिन निकाल दीजिए, तो भी आप वही कीजिएगा कि 50 में से घटा दीजिए परसेंटेज ग्वानिन को, तो इसका वैल्यू आ जाएगा। वही बात इधर से उल्टा भी लगेगा। नहीं समझ में आया? उल्टा क्या लगेगा? यदि परसेंटेज एडेनिन दिया हुआ हो या परसेंटेज थायमिन भी बोल दो। नहीं समझ में आया? क्या बोले? यदि परसेंटेज थायमिन या परसेंटेज एडेनिन दिया हुआ है और आपसे पूछे कि परसेंटेज ग्वानिन और परसेंटेज साइटोसिन क्या होगा, तो 50 में से दिए वाले को घटा दीजिए तो इस साइड वाला आ जाएगा। या इस साइड दिया हुआ है तो 50 में से इसको घटा दीजिए तो इस साइड का आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है? तो यहां पे आपका दिया हुआ है कितना? 20% एडेनिन और निकालना क्या है? ग्वानिन। तो क्या कीजिएगा? 50% माइनस 20%, तो आपका बच गया 30%, यानी 30% ग्वानिन। तो जो दिया रहे एडेनिन और थायमिन दिया रहे और ग्वानिन और साइटोसिन में से कुछ भी पूछे तो 50 में से घटा दीजिए, या ग्वानिन और साइटोसिन दिया हुआ हो और एडेनिन और थायमिन में से कुछ भी पूछे तो 50 में से घटा दीजिए दोनों वैल्यू को। क्लियर हो गया एकदम? कोई डाउट नहीं है? तो ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, यानी मेडिकल में जब आप क्वेश्चन बनाइए तो बड़ा इजी वे में बहुत कम समय में बन जाएगा। क्लियर हो गया? लेकिन ध्यान ये रखना कि यदि थायमिन और एडेनिन देगा और ग्वानिन और साइटोसिन में से कुछ भी पूछेगा तो 50 में से घटा देंगे, या ग्वानिन और साइटोसिन का परसेंटेज दिया रहेगा और एडेनिन और थायमिन में से कुछ भी पूछेगा तो 50 में से ग्वानिन और साइटोसिन का परसेंटेज यदि आप घटा दोगे तो इस दोनों में से दोनों का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? एकदम क्लियर। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और ऐसे भी जब कुछ क्लास के बाद हम लोग 12 चालू करेंगे फाउंडेशन बैच का, तो टारगेट बैच के लिए भी अपॉर्चुनिटी हो जाएगा कि उसमें लाइव रहेंगे हम। वीडियो आपको बता दिया जाएगा कि ये एक वीडियो, 2 वीडियो आप 2 दिन में देख के रखिए, तीसरे दिन मैं लाइव आऊंगा, वहां पे थ्योरी डिस्कस करके और आपके डाउट को सुन करके थ्योरी डाउट क्लियर किया जाएगा। क्वेश्चन डाउट के लिए फिर अलग से आएगा टाइम। क्लियर?